कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। उसकी मॉम के बार बार हेलो हेलो बोलने पर उसके कानों में आवाज़ गई तो बोला, मॉम आई कॉल यू लेटर। ये कहकर तुरंत कॉल कट कर दिया और पीछे मुड़कर देखने लगा। वो देखा तो पीछे कोई नहीं था। फिर वो आगे बढ़कर देखने लगा। वो सोचने लगा कि आरोही यहीं कहीं होगी। चारों तरफ ढूंढने लगा पर आरोही वहां से जा चुकी थी। जब आरोही नहीं दिखती है तो वो गहरी सांस लेकर खुद से बोला, ओ गॉड, वेयर आर यू वाइफी। ये कहते हुए उसके मुंह से एक आह सी निकल गई। तभी दज की आंखें नम हो गई और वो अपने बालों में हाथ को फिराते हुए बहुत ही इरिटेशन सा महसूस कर रहा था। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। एक पल के लिए वो चौंक सा गया। उसे लगा कि आरोही आई है। वो झट से पीछे मुड़कर बोला, वाइफी तुम। इतना ही बोलकर वो चुप हो गया क्योंकि पीछे आरोही नहीं, रोनिका खड़ी थी। वो जैसे ही वाइफी सुनती है तो उसकी भौहें चढ़ जाती हैं। वो तुरंत ही दज की तरफ देखकर बोली, व्हाट हैपेंड दज, तुम क्या कर रहे हो और तुम कॉरिडोर में घुटनों के बल क्यों बैठे हो। दज तुरंत जल्दी से खड़ा हुआ और बोला, वो मुझे ऐसा लगा जैसे। तभी बीच में ही रोनिका तुरंत बोली, नहीं दज, तुम्हें वहम लग रहा है, खुद को संभालो, वो अब जा चुकी है। ये सुनकर दज को बुरा लगा। तभी रोनिका गुस्से से बोली, अगर उसे तुम्हारी परवाह होती तो एक बार वो जरूर आती। शायद उसने तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया। वो एक नंबर की धोखेबाज है। इतना सुनते ही दज की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। वो एक झटके में उस लड़की के हाथों को कंधों को झकझोरते हुए बोला, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट इट, यू नो व्हाट, शी इज़ माई वाइफ, शी इज़ माई लाइफ। वो मेरे लिए सब कुछ है और वो मुझे धोखा नहीं दे सकती क्योंकि मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। हम दोनों की सांस बसती है एक दूसरे में। सिर्फ कहने के लिए हम दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं है, दिल से हस्बैंड वाइफ है। मैंने उससे शिद्दत वाला मोहब्बत किया और मुझे अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन है कि वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती है। और हाँ, आइंदा से मेरी वाइफ के बारे में ऐसा बोलना भी मत। इतना कहकर वो चुप हो जाता है। तभी रोनिका बोली, तो क्या दच, क्या करोगे तुम, क्या तुम मुझे मारोगे। दच तुरंत उससे दूर होते हुए बोला, आई डोंट नो। ये कहते हुए वो अपने लंबे लंबे कदमों के साथ रूम की तरफ बढ़ गया। वहीं रोनिका गुस्से से दज को जाते हुए देख रही थी। वो गुस्से से बड़बड़ाते हुए बोली, यह आरोही यहाँ से जा चुकी है फिर भी दज की लाइफ से दूर नहीं हुई है। मैं हर हाल में उसे तुम्हारी लाइफ से निकाल कर रहूंगी। आज फिर से तुम्हारे ऊपर उसका भूत फिर से सवार हो गया है। लगता है डोज कुछ कम पड़ गया है। ये कहते हुए उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई और उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे मानो वो कोई शातिर चाल चलने वाली हो। रोनिका अपनी आंखों को तिरछी किए और होठों पर भी मुस्कान लिए हुए बहुत कुछ सोच रही थी। वह अपने बालों को झटकती हुई बोली, नो दच, मैंने तुम्हें पाने के लिए बहुत कुछ किया है। अब मैं तुम्हें फिर से खो नहीं सकती। एक बार गलती की जो तुमसे दूर चली गई, पर अब मैं नहीं जाने वाली और ना ही तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगी। अगर बात है आरोही की, तो मैंने उसे कब का अपने रास्ते से हटा दिया है, पर फिर भी वो अगर वापस आ जाती है तो वो उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। वो यहाँ आए तो वो घुट घुट के जीने के लिए तैयार हो जाए क्योंकि मैं उसे जीने नहीं दूंगी। कहते हुए वो तेज तेज हंसने लगी। उसके दिमाग में कुछ खतरनाक प्लानिंग चल रही थी। रोनिका दच की हरकतों से परेशान हो गई थी। फिर अचानक ही उसके माइंड में एक बात आई कि क्यों दच को हर जगह आरोही नजर आ रही है। कुछ सोच वो तुरंत कंट्रोल रूम में गई और वहां जाकर सीसीटीवी फुटेज देखने लगी। सीसीटीवी फुटेज में चल रहे वीडियो को देखकर उसकी परेशानी धीरे धीरे बढ़ रही थी क्योंकि कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा था। वो सोचने लगी कि दच ने ऐसा क्यों कहा कि उसे आरोही महसूस हुई। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था क्योंकि वो एक नंबर की शातिर लड़की थी। वो बार बार यही सोचे जा रही थी कि दच ने ऐसा क्यों कहा। वो कॉरिडोर का वीडियो ऑन कराती है और सब कुछ देखने लगती है। सब कुछ देखने के बाद वो एक गहरी सांस लेकर बोलती, ओ गॉड, मैं फालतू में ही घबरा रही हूँ। आरोही तो यहाँ है ही नहीं। मैं भी क्या सोचती रहती हूँ। उसे तो मैंने पहले ही अपने रास्ते से हटवा दिया था, तो भला वो कैसे आ सकती है। ये कहते हुए मुस्कुराने लगती है। उसके होठों पर खतरनाक स्माइल थी। वो खतरनाक स्माइल लिए हुए कंट्रोल रूम से बाहर आ जाती है। अभी वो बहुत ज़्यादा खुश थी। वो खुशी से आगे जा रही थी कि जल्द से जल्द दच को डोज दिया जाए। वो अपने पॉकेट से एक पुड़िया निकालती है और दच की तरफ देखकर बोलती है,
नाउ दक्ष, गेट रेडी फॉर योर डोज। लगता है तुम्हारा डोज कम हो गया है और उसके लेवल मुझे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जल्द से जल्द तुम्हारे दिल दिमाग से आरोही को निकालना है। ये कहकर वो तेज तेज हंसने लगी। वो इस समय किसी खतरनाक साइको की तरह बिहेव कर रही थी, जैसे कोई पागल लड़की हो और किसी को पूरी तरह से अपना बनाना चाह रही हो। वहीं आरोही मीटिंग हॉल में थी, पर उसका ध्यान कहीं और था। उसके दिमाग में अभी भी दक्ष का उससे टकराना याद आ रहा था। उसका एहसास, उसकी खुशबू उसके मन में बस गई थी। वो मन ही मन बहुत बेचैन हो गई थी। वो अच्छे से मीटिंग पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। उसके साथ बैठा निखिल आरोही की एक एक हरकतों को नोटिस कर रहा था। वहीं निखिल ने आरोही के हाथों को दबाया तो वो तुरंत अपनी सोच से बाहर आई, जो कि अभी कुछ देर पहले दक्ष की पुरानी यादों में खो गई थी। उसके करीब आना, आई लव यू बोलना, उससे मजाक करना, ये सारे ख्याल उसके दिमाग में चल रहे थे। जैसे ही निखिल ने उसके हाथों को दबाया, तुरंत अपने पास्ट से प्रेजेंट में लौट आई और सामने की तरफ देखने लगी। निखिल आंखों के इशारे से पूछता है, व्हाट हैपेंड? तभी आरोही नामे अपने सिर को हिलाकर बोली, ठीक हूँ। वो एक गहरी सांस लेकर खुद से बोली, नो आरोही, नो। तुम्हें आगे बढ़ना है, पिछली पुरानी यादों में नहीं घूमना है। तुम्हें आगे बढ़ना है और उन सब से बदला लेना है जिसने मेरी जिंदगी हेल बना दी। ये कहते हुए उसके चेहरे पर गुस्से के भाव उभर आए और उसने अपने होठों को मींच लिया, फिर अपने हाथों की मुट्ठी बना रखी थी। वहीं निखिल अचानक ही आरोही के भाव बदलते देख घबराने लगा। उसे डर लग रहा था कि आरोही अपना गुस्सा मीटिंग हॉल में ना निकाल दे, पर आरोही इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी कि अपनी मीटिंग खराब करे। हालांकि आरोही ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, पर निखिल उसके लाल आंखों को देखकर उसके एक्सप्रेशन को साफ समझ पा रहा था। वो एक गहरी सांस लेकर मन ही मन बोला, ओ गॉड, ये आरू बिना कभी भी गुस्सा हो जाती है। इसका कुछ समझ नहीं आता है कि रह रहकर इसे हो क्या जाता है। अचानक से इतनी हाइपर हो जाती है। मैं क्या ही करूं इस लड़की का। मैं जितना इस लड़की को समझाने की कोशिश करता हूं, उतना ही ये मेरे लिए उलझन पैदा कर देती है। ये कहते हुए वो ना में अपना सिर हिलाता है। तभी आरोही, जो खुद को नॉर्मल कर चुकी थी, वो सामने की तरफ देखती है और मीटिंग पर कॉन्सेंट्रेट करने लगती है। रात 9 बजे मीटिंग कंप्लीट होती है और मीटिंग कंप्लीट होती ही वहाँ पर आए हुए उसके क्लाइंट और हेड आरोही के प्रोजेक्ट से काफ़ी इम्प्रेस हुए थे। वे आरोही से हाथ मिलाते बोले, कांग्रेचुलेसन मिस ए आर, वी आर थैंकफुल कि आप यहाँ आई। हमें खुशी है कि हमें आपसे मिलने का मौका मिला। हालांकि अभी भी हम आपसे पूरा नहीं मिल पाए हैं, बिकॉज योर फेस इज हाइडिंग। आपने फेस क्यों छुपा रखा है? जिसे सुनकर आरोही उसी तरह मुस्कुराती बोली, बिकॉज आई डोंट लाइक माई फेस। आरोही की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए कि यह पहली लड़की है जिसे खुद का चेहरा ही नहीं पसंद है। इस कारण वो अपने फेस को हाइड करके रखती है। आरोही किसी की तरफ ना देखते हुए उन सभी को बाय बोलकर निखिल के साथ मीटिंग रूम से बाहर आ गई। वही मीटिंग हॉल में सभी आपस में बातें कर रहे थे और आरोही की बातें सोचकर अभी भी चौंकी हुई थी। आरोही निखिल के साथ बाहर आती है और अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है, क्योंकि उसे अपने दोनों बच्चों को देखना था। उसे उन दोनों की बहुत, वो जल्द से जल्द उनके पास पहुंचना चाह रही थी। साथ ही साथ उसे ये भी डर था कि कहीं उसके बच्चे शैतानी ना कर रहे हो। वो तेज तेज कदमों के साथ रूम की तरफ बढ़ गई और निखिल भी उसके पीछे पीछे बढ़ गया। वो आरोही की बातों को समझकर क्रिस और त्रिस से मिलने जा रहा था। कुछ देर बाद वो रूम में पहुंचकर जैसे ही रूम का डोर ओपन करती है तो सामने का नज़ारा देख हैरान रह जाती है। आरोही रूम में पहुंचकर देखी तो एक पल के लिए चौंक गई, क्योंकि पूरा रूम काफी बिखरा हुआ था। सारे सामान इधर उधर फैले हुए थे और चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी। ये देख आरोही को थोड़ा अजीब लगा और हैरानी से सब जगह देखने लगी। धीरे धीरे वो अपने कदम बढ़ाने लगी। पूरी जगह इतने सामान बिखरे हुए थे कि वो बचकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वो अच्छी तरह से समझ गई थी कि वो सब उसके बच्चों ने किया। वहीं जैसे ही वो दूसरे रूम में पहुंची तो एक बार फिर से चौंक गई, क्योंकि वो औरत जो उसके बच्चों को संभालने के लिए आई थी, वो अपने माथे को पकड़े हुए बैठी थी और उसके अगल बगल आरोही के दोनों बच्चे उसके बालों को पकड़कर खींच रहे थे, फिर हंसते हुए मजे ले रहे थे। वहीं वो बेचारी औरत रोने जैसा मुंह बनाकर बैठी हुई थी। वो औरत खुद से बोले जा रही थी कि कैसे बच्चे मुझे संभालने के लिए मिल गए। ये कहती वो अपना सिर पकड़कर बैठी थी। तभी आरू ये देखकर चौंक जाती है और कुछ देर बाद वो चिल्लाकर बोली, क्रिस, क्रिस, व्हाट हैपेंड, स्टॉप इट।
ये सुनते ही दोनों बच्चे शांत हो गए और मासूम सा चेहरा बनाकर खड़े हो गए। आरोही गुस्से से उन दोनों को घूर रही थी। जैसे ही उस औरत ने आरोही को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत ही खुशी से आरोही की तरफ देखने लगी। तभी आरोही उस औरत को धीरे से फर्श पर से उठाकर खड़ा की और बोली, तुम जाओ, पहले फ्रेश हो लो। वो औरत आरोही के तुरंत हाँ में सिर हिलाकर बोली, ओके मैम। ये कहकर वो वहां से चली गई। फिर आरोही अपने दोनों बेटों के पास गई, जो कि सिर झुकाए खड़ी हुई थी, जैसे मानो दुनिया में उनसे मासूम और भोला बच्चा कोई है ही नहीं। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो दोनों अब तक बहुत कांड कर चुके थे, जिसके बारे में आरोही बहुत अच्छे से जानती थी। आरोही घुटनों के बल बैठी और उन दोनों के हाथों को पकड़कर बोली, व्हाट हैपेंड एंड व्हाट इज दिस। वहीं तब तक रूम में निखिल आ जाता है। उसने रूम की हालत देखी तो वो भी हैरान रह गया, पर वो कुछ सोचकर मुस्कुराने भी लगा। वो समझ गया कि हिटलर मॉम के शैतान बच्चों ने किया है। वो तुरंत रूम में पहुंचा तो आरोही अपने दोनों बच्चों को गुस्से से डांट रही थी। ये देखकर निखिल को एक बार फिर से हंसी आ गई। आरोही की बात सुनकर वो दोनों बच्चे बोले, ये सब हमने नहीं किया है, ये सब तो उस आंटी ने। तभी आरोही एक बार फिर से गुस्से से घूरी और उन दोनों की तरफ देखकर बोली, झूठ बिल्कुल भी मत बोलना, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है। मुझे पता है ये सब काम तुम दोनों ने ही किया है। जैसे ही आरोही ये बोली, दोनों बिल्कुल चुप हो गए। वो दोनों समझ गए कि उसकी मॉम सब समझ गई हैं। फिर दोनों कुछ नहीं बोल पाए और वापस से चुप हो गए। आरोही उन दोनों को घूर कर बोली, इस तरह से चुप रहने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तुम दोनों उस आंटी से सॉरी बोलोगे। जैसे ही आरोही ने ये कहा तो वो दोनों हैरान रह गई। वो दोनों आरोही की तरफ चेहरा करके बोले, सॉरी मॉम। आरोही बोली, मुझे नहीं, आप दोनों पहले उस आंटी को सॉरी बोलोगे। जैसे आरोही ने ये कहा तो वो औरत भी बाथरूम से बाहर आई। उस औरत के सामने आरोही अपने दोनों बेटों को खड़ा करके बोली, से सॉरी। पर वो दोनों अभी भी चुप थे। वे अपनी मॉम को सॉरी तो बोल दिए, पर किसी और को सॉरी नहीं बोल सकते थे। वो दोनों घूर कर उस औरत की तरफ देखे। वो औरत गुस्से से तेज आंखों को देख डर गई और तुरंत आरोही से बोली, इट्स ओके मैम, ये दोनों तो अभी बच्चे हैं। आरोही गुस्से से बोली, नो इट्स ओके, ये कोई छोटे नहीं है, बहुत शैतान है। इनके मासूम चेहरों पर मत जाओ और इनकी पैरवी भी मत करो। फिर वो अपने दोनों बेटों की तरफ देख कर बोली, तुम दोनों से मैंने कुछ कहा है। आरोही ने जैसे ही ये कहा, वो दोनों तुरंत उस औरत की तरफ घूर कर देखते हुए धीरे से बोले, सॉरी आंटी। तभी आरोही बोली, मैंने कुछ सुना नहीं, तेज से बोलो। पर वो औरत तुरंत आकर बोली, कोई बात नहीं मैम, मैंने सुन लिया। ऐसे कहते हुए उन दोनों के गालों पर हाथ रखे। तभी क्रिस और त्रिस घूर कर देखने लगे, जिस डर के कारण वो औरत अपने हाथों को तुरंत नीचे कर ली। तभी आरोही उस औरत की तरफ देखकर बोली, तुम जाओ यहाँ से, अब मैं इनको हैंडल कर लूँगी। वो औरत तुरंत हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से चली गई। वो बाहर आकर बोली, थैंक गॉड, ये दोनों बच्चे नहीं शैतान हैं। ये कहती वो आगे बढ़ गई। निखिल वहीं गेट पर खड़ा ये सब कुछ देखकर हंस रहा था। तभी आरोही गुस्से से उसको बोली, ऐसा क्या हो गया। फिर निखिल आरोही के पास आया और उसके गालों पर पिंच करते बोला, यू नो व्हाट आरो, तुम जब गुस्सा करती हो तो तुम्हारे टमाटर जैसे गाल और भी प्यारे लगते हैं। ये सुनते ही आरोही को ना जाने क्यों अजीब सा लगने लगता है। एक पल के लिए उसके आंखों के सामने दच का चेहरा आ जाता है, क्योंकि दच भी उसे इसी तरह चिढ़ाता था और बोलता था। ये सब याद करके उसे गुस्सा आने लगा। फिर एक झटके में निखिल के हाथ को अपने गाल पर से हटाकर बोली, डोंट टच मी। निखिल को उसका ये बिहेवियर भी थोड़ा अजीब लगा और पैनी नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा। वो उसी तरह देखते हुए आरोही से बोला, क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रही हो, मैंने ऐसा क्या कह दिया। तभी आरोही ने कहा, आई डोंट नो, बट आई डोंट वांट टू सी हियर टू गेट लॉस्ट। ये सुनते ही निखिल का मुंह बन गया। वो मुंह बनाते हुए खड़ा हुआ और बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहते हुए वो नीचे झुका और क्रिस त्रिस को बोला, ओके बेटा, तुम्हारे बड़ी तुमसे बाद में आकर मिलेंगे। क्रिस और त्रिस भी हाँ में अपना सिर को हिला देते हैं। निखिल तुरंत ही उन दोनों के बालों को सहलाते हुए रूम से बाहर चला गया। वहीं आरोही, जो कि अब तक काफ़ी गुस्से में आ गई थी, क्योंकि उसे दच के साथ बिताए पल याद आ गए थे, जिस कारण उसे गुस्सा आ रहा था। उसे उसके साथ बिताए खुशनुमा पलों के साथ साथ उसका धोखा भी याद आ रहा था, जिस कारण उसका गुस्सा और बढ़ रहा था। क्रिस और त्रिस उसके गुस्से को देखकर जल्दी से वॉशरूम की तरफ बढ़ गए और जल्दी जल्दी हाथ साफ करने लगे। फिर रूम में आकर सारे सामान को सेट करने लगे। तभी क्रिस के हाथों में कुछ चुभ गया
और उसके हाथ से आह निकल गई। आरोही, जो कि अभी अपने ख्यालों में गुम थी और गुस्से से लाल हो गई थी, जैसे उसके कानों में अपने बच्चों की चीख गई, वो तुरंत अपने होश में आई। वो जल्दी से क्रिस की तरफ जाकर देखी तो उसके हाथों में कट लग गया था। उसके हाथ से खून निकल रहा था। ये देखकर आरोही हैरान रह गई और उसकी आंखें नम हो गईं। वो झट से अपने बेटे के हाथों को पकड़कर बोली, ये क्या किया तुमने? तुमसे किसने कहा था ये सब करने को? तभी क्रिस और त्रिस मासूम बनकर बोले, मॉम, हमें लगा कि हमने फैलाया है तो सही कर दे। ये सुनते ही आरोही उन दोनों के गालों को चूमकर उसके गले लगकर बोली, नहीं बेटा, तुम्हारी मॉम अभी है, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो दोनों को बेड पर बैठाई, फिर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई और क्रिस के हाथों को साफ करके उस पर दवा लगा दी। क्रिस और त्रिस अपने मॉम को बड़े ही प्यार से देख रहे थे। वे दोनों अपने मॉम से सच में बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो अपने मॉम को जरा सा भी दुखी नहीं देख सकते थे। वहीं आरोही की भी जान अपने दोनों बच्चों में बसती थी। कुछ देर बाद आरोही अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाकर उन दोनों को खिलाती है और आराम से बेड पर सुला देती है। फिर वो भी उन दोनों बच्चों को सीने से लगाकर आराम से नींद की आगोश में चली जाती है। इधर आरोही तो चैन की नींद सो रही थी, पर कोई था जिसकी रातों की नींद उड़ी हुई थी। वो कोई और नहीं, दक्ष था, जो बेड पर इधर से उधर करवटें बदलते जा रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार आरोही के साथ बिताए पल याद आ रहे थे। वो ना चाहते हुए भी उसे भूल नहीं पा रहा था। उसे कॉरिडोर में वे लम्हों को याद आया कि कैसे उसे आभास हुआ था कि आरोही यही कहीं है। उसे सोच के बेचैनी सी महसूस होने लगी। वो बेड से उठा और आधी रात में सभी गहरी नींद में सो रहे थे और आसमान में चांद चमक रहा था। रूम के विंडो से हल्की हल्की रोशनी बेड पर सो रही आरोही के चेहरे पर पड़ रहा था, जो कि अपने बच्चों को आराम से सीने से लगाकर सो रही थी। तभी अचानक आरोही के चेहरे के भाव बदलने लगे। वो नींद में ही कसमसाने लगी और उसके माथे पर पसीना उभर आया। वो अपने चेहरे को इधर उधर करने लगी और बुरी तरह से छटपटाने लगी। थोड़ी ही देर में वो पसीने से लथपथ हो गई। तभी वो एक तेज चीख के साथ उठी और बोली, दस जी। ये कहते वो घबराकर उठ के बैठ गई। वो खुद को देखी तो वो अभी भी पसीने से डूबी हुई थी। उसके माथे पर अभी भी पसीना था और अपने हाथों को देखी तो वो पसीने से भीग गए थे। आरोही अपने माथे पर आए पसीने को हाथों से पोंछने लगी। कुछ सेकंड के लिए वो पूरी तरह से जम गई। उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। वो उठ तो गई थी, पर उसके अंदर से बेचैनी और डर के भाव नहीं गए थे। वो काफ़ी देर तक खुद को संभालने में लगी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या हो गया है, और वो बेचैन सी हो रही थी। कुछ वक्त बाद वो खुद को कंट्रोल की और बोली, ये मुझे क्या हो गया है? कैसा सपना था ये? असल में आरोही ने सोते हुए एक खतरनाक सपना देखा था, जिसमें उसे ये दिखाई दे रहा था कि दत्त उससे दूर जा रहा है और चाह कर भी आरोही उसे रोक नहीं पा रही है। वहीं आरोही उससे नाराज है, पर धीरे धीरे कोई है जो उसे मार रहा है और मौत के कगार पर पहुंचा रहा है। ये सब देखकर आरोही घबराई हुई थी। वो तुरंत बेड पर सो रहे अपने बच्चों की तरफ देखी और फिर धीरे से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वो वॉशरूम में जाकर अपना फेस वॉश की और कुछ देर मिरर में देखने के बाद रूम में आई। एक बार फिर से उसकी नजरें बेड पर आराम से सो रहे दोनों बच्चों पर गई। जब उसने देखा कि वो दोनों आराम से सो रहे तो वो रूम में बनी बालकनी में चली गई। वो बालकनी का डोर ओपन कर अंदर गई और रेलिंग के पास खड़ी होकर चुपचाप आसमान में चमक रहे चांद की तरफ गौर से देखने लगी। वो एक टक चांद को देख रही थी और उसके मन में हजार सवालों के तूफान उमड़ रहे थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो गया। अभी भी आरोही को बेचैनी और घबराहट हो ही रही थी। वो चाह कर भी खुद को शांत नहीं कर पा रही थी। वो एक टक आसमान में चमक रहे चांद की तरफ देखते हुए बोली, ये सब क्या है मॉम? क्योंकि वो जब भी चांद की तरफ देखती तो हमेशा अपने मॉम को याद करती। उसे उस चांद में अपनी माँ नजर आती है। वो अपनी माँ से बोली, माँ ये क्या हो रहा है? मैं जिस इंसान को भूलना चाहती हूँ और अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहती हूँ, क्यों मुझे उस इंसान की याद एक बार फिर से सता रही है? हाँ, माना कि आज मैंने उस इंसान को महसूस किया है, पर मैं उस इंसान को महसूस क्या देख पर कर भी पूरी तरह से इग्नोर करना चाहती हूँ। ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? कहीं मैं कमज़ोर तो नहीं पड़ रही? कुछ देर तक ऐसे ही कहते हुए वो सोच में खड़ी रही। कुछ सेकंड बाद वो गहरी सांस लेते हुए दृढ़ निश्चय करके बोली, नहीं माँ, मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकती। मुझे खुद को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि मेरे दुश्मन बहुत हैं और उनसे लड़ने के लिए मुझे मजबूत बनने की ज़रूरत है।
इसके लिए मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। अगर आप मेरे साथ हो तो मैं हार नहीं सकती और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी बेटी का साथ जरूर दोगी। ये कहते हुए आरोही एकटक चांद को देखे जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। कुछ सेकंड बाद वो अपने आंखों से बह रहे आंसुओं को साफ की और बालकनी से वापस रूम में आ गई। वो रूम में आकर बेड के पास गई और अपने दोनों हाथ बच्चों के बीच में लेट गई और दोनों बच्चों के माथे को प्यार से चूम ली। फिर अपने सीने से लगाकर धीरे से बोली, तुम दोनों मेरी जिंदगी हो। बस अब मुझे किसी तीसरे की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम दोनों ही मेरे लिए काफ़ी हो। ये कहते हुए वो भी नींद के आगोश में चली गई। अगली सुबह सूरज की किरणें जैसे जैसे बेड पर सो रहे इंसान पर पड़ी तो वो कसमसाने लगा। वो अपने हाथ पैर इधर उधर चला रहा था और उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे। कुछ सेकंड बाद वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोला। ये इंसान कोई और नहीं, दक्ष था। उसकी आंखें अभी भी हल्की हल्की बंद थी, क्योंकि वो अभी कुछ समय पहले ही सोया था। पूरी रात उसे नींद नहीं आई और उसने करवटें बदलते हुए पूरी रात बिता दी। उसकी नींद अभी भी खुल नहीं रही थी और अभी भी उसकी आंखें बंद हो रही थी। तभी रूम का डोर नॉक हुआ और नॉक की आवाज़ सुनकर दक्ष को ना चाहते हुए भी उठना पड़ा। वो आंखें मलते हुए धीरे से बेड पर से उठा और सीधे रूम के डोर की तरफ बढ़ गया। रूम का डोर ओपन किया तो सामने रोनिका खड़ी थी। रोनिका जो कि खुद को पूरी तरह से मेंटेन करके तैयार होकर रूम के डोर पर खड़ी थी। उसने एक शॉर्ट ड्रेस पहन रखा था जो काफ़ी रिवेलिंग था। उसने बालों को खुला छोड़ रखा था और होठों पर लिपस्टिक लगाया था। वो पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक बन ठन कर तैयार होकर आई थी। उसकी नज़रें जैसे ही दच पर पड़ी तो वो अपनी हवस भरी नज़रों से उसे देखने लगी, क्योंकि दच इस वक्त सिर्फ ट्राउज़र में था। उसने ऊपर कुछ नहीं पहन रखा था। उसके एब्स को देखकर रोनिका का मन काफ़ी मचल गया था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी दच को अपनी बाहों में जकड़ ले और उसके साथ वो सब करे जो वो करना चाहती है। वहीं दच इस बात से अनजान रोनिका को घूर कर देखते हुए बोला, सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? तभी रोनिका, जो एकटक दच की बॉडी को ही देख रही थी, अचानक ही दच की बात सुन होश में आई और बोली, हाँ क्या कहा? दच गुस्से से उसे घूरने लगा। वो समझ गया कि रोनिका उसे ही देख रही थी और चिल्लाकर बोला, व्हाट आर यू डूइंग रोनिका? वाई आर यू स्टेयरिंग मी राइट? यू नो वेरी वेल आई डोंट लाइक दैट। ये सुनते ही रोनिका हड़बड़ाकर बोली, नो नो दच, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैं बस ऐसे ही। ये कहकर वो दच का हाथ पकड़ना चाहिए, पर दच ने उसके हाथ को झटक दिया। दच रोनिका को घूर कर देखते हुए बोला, ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? रोनिका एक गहरी सांस लेकर बोली, ओ मैं सुबह सुबह नहीं, बहुत लेट आई हूँ और फिर शाम को पार्टी की तैयारी भी तो करनी है। घड़ी चेक करो, सुबह नहीं 10 बज चुके हैं। दस पीछे मुड़कर देखा तो वॉल क्लॉक में 10 बज चुके हैं। ये देखकर वो चौंक गया, क्योंकि उसने पूरी रात जाग कर बिता दिया था। वो तुरंत रोनिका की तरफ मुड़कर बोला, तो क्या हुआ? मेरे पास अभी बहुत टाइम है, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। रोनिका, जो कि खूब तैयार होकर आई थी, वो तुरंत रूम के अंदर आते ही बोली, मैं यहीं बैठ जाऊँ, तुम तैयार हो लो, साथ में हम लोग ब्रेकफास्ट करने चलेंगे या रूम में ही मंगा लेंगे। दक्ष ये देखकर गुस्से से बोला, रोनिका प्लीज़, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, प्लीज़ रूम से जाओ, इससे पहले कि मैं गुस्सा हो जाऊं। दक्ष को रोनिका के उसके करीब आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। रोनिका ये देखकर दक्ष धीरे से दक्ष के पास गई और बड़ी अदा से उसके गालों पर अपनी उंगलियां फिराकर बोली, व्हाट हैपेंड दक्ष? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं हो? तुम जानते हो ना मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो फ्रेंड के बीच कैसी शर्म? ये कहते वो अपनी उंगलियों को दच के गाल से गले पर फिराने लगी और धीरे धीरे करके सीने की तरफ बढ़ने लगी। तभी दच ने उसकी उंगलियों को पकड़ लिया, फिर दूसरी तरफ मोड़ दिया, जिससे रोनिका की एक चीख निकल गई। वो तुरंत बोली, दच ये क्या कर रहे हो? तुम मेरा हाथ छोड़ो। दच तुरंत उसके हाथों को छोड़कर बोला, आगे से मुझे टच करने से पहले 1000 बार सोचना। नॉट गेट लॉस्ट। ये कहते हुए दच तुरंत उसको रूम से बाहर निकाल दिया। रोनिका को ये देखकर बहुत गुस्सा आया और मन ही मन बोली, लगता है इसे अच्छे से डोज नहीं दिला रहा है, इसलिए ये मेरे बस से बाहर हो रहा है। वहीं दच तुरंत रूम का डोर लॉक कर दिया। रोनिका गुस्से से रूम के डोर की तरफ देख रही थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो पैरों को पटकते हुए रूम से कॉरिडोर की तरफ बढ़ने लगी। तभी वो किसी से टकरा गई और सामने खड़े इंसान को देखकर चौंक गई। रोनिका जैसे ही आगे बढ़ी तो सामने से आ रहे इंसान से टकरा गई। वो गुस्से से उसकी तरफ घूर कर देखती है तो उसके सामने कोई और नहीं, निखिल खड़ा था।
वो मुस्कुराते हुए आगे चल रहा था और उसके हाथों में कोल्ड ड्रिंक का बॉटल था जो रोनिका के ड्रेस पर गिर गया, जिस कारण रोनिका का ड्रेस खराब हो गया। और वो गुस्से से लाल पीले होते हुए निखिल से बोली, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा ड्रेस खराब करने की। वहीं सामने खड़ा निखिल, उसकी नज़र जब रोनिका के ड्रेस पर गई तो वो भी चौंक गया। वो तुरंत ही जो भी कॉल पर लगा हुआ था, कॉल को कट करके रोनिका के कपड़ों की तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, डोंट वरी मिस, मैं अभी इसे साफ कर देता हूँ। वो तुरंत अपने पैंट के पॉकेट से रुमाल निकाला और साफ करने के लिए हाथों को जैसे ही बढ़ाया, तभी रोनिका झटके से निखिल का हाथ झटकते बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ और तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ? मैं चाहूँ तो तुम्हें खड़े खड़े बेच सकती हूँ। मैं तुम्हारा वो हाल कर सकती हूँ कि तुम जिंदगी और मौत के बीच में झूलते रह जाओगे। ये सुनते ही निखिल को भी गुस्सा आ गया और वो गुस्से से बोला, व्हाट डू यू मीन? हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, इसके लिए मैं सॉरी फील कर रहा हूँ, इसलिए मैं उसे साफ करना चाह रहा हूँ। पर तुम तो कुछ ज़्यादा ही घमंड में हो। हमें तो बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है लोगों से बात करने की। आखिर तुम खुद को समझती क्या हो? तुम कहीं की कोई बहुत बड़ी तोप हो? ये सुनते ही रोनिका का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो निखिल की तरफ घूर कर देखती बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसी बातें करने की? यू डोंट नो हु एम आई एम वेस्ट डिजाइनर एंड वेस्ट बिजनेसमैन डॉटर रोनिका सिन्हा। ये सुनते ही निखिल एक पल के लिए चौंक गया। हालांकि वो पहले ही समझ गया था कि वो कौन है, पर वो थोड़ी देर के लिए रुक गया और अपने होठों पर तिरछी मुस्कान लिए बोला, अच्छा, तो तुम्हें इस बात का गुरूर है कि तुम मिस्टर सिन्हा की बेटी हो? तुम अपने डैड के दम पर उड़ रही हो? ये सुनते ही रोनिका गुस्से से लाल हो जाती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे डैड के बारे में ऐसा बोलने की? निखिल हंसते हुए बोला, ऐसा भी मैंने क्या गलत बोल दिया? बिल्कुल सही ही तो बोला है। तुम इसी लायक हो, बस तुम अपने डैड के दम पर उड़ रही हो। अगर इतना ही है तो खुद के दम पर कुछ करके दिखाओ। कहने को बेस्ट डिजाइनर हो, पर कोई भी डिज़ाइन मुझे बेस्ट नहीं लगी। और हाँ, जो अपनी खूबसूरती का नाच कर रही हो, तो 100 किलो मेकअप करके कोई भी काली बंदरिया भी खूबसूरत बन सकती है। अब तो रोनिका के गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो गुस्से से आगे बढ़ी और निखिल के कॉलर को पकड़ कर बोली, तुम नहीं जानते मैं तुम्हारा क्या हासिल कर सकती हूँ। तुम देखते जाओ मैं तुम्हें कैसे सड़क पर लाती हूँ। निखिल एक झटके में रोनिका के हाथ को झटक कर बोला, हलवा समझ रखा है क्या? देखने वाली चीज़ नहीं हूँ। चल जाकर पता कर लेना निखिल चतुर्वेदी के बारे में। शायद तुझे पता नहीं है मैं क्या चीज़ हूँ। मैं चाहूँ तो तुझे तेरे बाप को यूं चुटकियों में खरीद सकता हूँ, पर मुझे दिखावा करना पसंद नहीं है। ये कहते हुए निखिल रोनिका को एक झटके में छोड़ा और आगे बढ़ गया। वो होठों पर मुस्कान लिए और सीटी बजाते हुए आराम से वहां चला जा रहा था। वहीं रोनिका के जैसे ही निखिल चतुर्वेदी नाम सुना तो वो चौंक गई, क्योंकि वो जानती थी कि निखिल चतुर्वेदी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसके साथ ही साथ वो डिजाइनिंग की दुनिया में नंबर 1 का डिजाइनर है। अब तो रोनिका को थोड़ा डर लगने लगा। लेकिन कहते हैं ना, इंसान का घमंड इतनी जल्दी नहीं टूटता। वही हाल है रोनिका का। सब कुछ होने पर भी वो यही सोच रही थी कि निखिल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब तो ये देखना दिलचस्प होगा कि निखिल रोनिका के साथ कुछ करेगा या रोनिका निखिल के साथ कुछ करेगी। रोनिका गुस्से से पैर पटकती हुए वहां से वापस अपने रूम की तरफ बढ़ गई। दूसरी तरफ दच वॉशरूम में जाकर फ्रेश हो रहा था और अभी भी उसे आरोही के होने का एहसास हो रहा था। समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा था उसके साथ, क्योंकि अब तक 5 सालों में उसने खुद को बहुत अच्छी तरीके से संभाल लिया था। फिर आज उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वो अपने ख्यालों को झटकते हुए वॉशरूम में सावर लिया और तैयार होकर वॉशरूम से बाहर आया। वहीं आरोही भी जल्दी से उठ गई थी और पहले वो भी वॉशरूम में जाकर फ्रेश हुई, तैयार होकर वॉशरूम से बाहर आई। वो बेड के पास जाकर बड़े ही प्यार से अपने बच्चों को जगाते हुए बोली, गेट अप बेबी, इट्स टाइम टू लेट। ये सुनते ही दोनों बच्चे अपनी आंखों को मसलते हुए धीरे धीरे उठने लगे। उनकी जब आंखें खुली तो आरोही दोनों के गालों पर किस करते बोली, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। ये कहते हुए उन दोनों को प्यार की। वहीं वो दोनों बच्चे भी आरोही के गालों को किस करके बोले, गुड मॉर्निंग मम्मा, आई लव यू सो मच। ये सुनते ही आरोही मुस्कुरा दी और बोली, जल्दी से वॉशरूम में जाओ और फ्रेश होकर आओ। फिर वो दोनों को बेड पर से उठाकर वॉशरूम में अपने साथ लेकर गई। फिर दोनों को ब्रश कराकर बाथटब में बैठा दिया। फिर उसके बालों को शैम्पू से
धोई जा रही थी और ये सब कुछ आरोही बड़े ही प्यार से कर रही थी। दोनों बच्चे भी खुशी के साथ अपने मॉम के साथ पानी में एंजॉय कर रहे थे। वो दोनों बच्चे बाथ टब में बैठकर आराम से खेल रहे थे और आरोही उन दोनों को इस तरह से मस्ती करते देख मुस्कुरा रही थी। आरोही मनी मन में बोली, तुम ही दोनों तो हो मेरी ज़िंदगी के सहारे और मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जिन्हें देख देख कर मैं जी रही हूँ, वरना अब तक तो मैं कब की मर चुकी होती और आज तुम ही दोनों के कारण मैं जिंदा हूँ। ये सब सोचते हुए आरोही की आंखें हल्की नम हो गईं। अभी वो दोनों बच्चे आरोही की तरफ देखते हुए बोलने लगे तो आरोही तुरंत अपनी आंखों से आंसू को पोंछते हुए दोनों को शावर दिलाई और फिर दोनों को बाथ टब से निकाल कर रोब पहनाकर बाथरूम से बाहर ले आई। फिर उसे रूम में ला करके उन दोनों को अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहना दी। बेड पर बैठाती हुई बोली, अभी मैं तुम दोनों के लिए कस्टर्ड बना कर लाती हूँ। ये सुनते ही उन दोनों बच्चों के चेहरे पर चमक आ गई। आरोही तुरंत किचन में गई और कस्टर्ड बनाकर रूम में ले आई और उन दोनों बच्चों को बड़े ही प्यार से खिलाने लगी। फिर दोनों बच्चे खुशी खुशी कस्टर्ड खा रहे थे। उन दोनों को अपनी मॉम के हाथ की कस्टर्ड बहुत पसंद आते थे। जैसा कि आप लोग पहले ही जानते थे कि उन दोनों ने उस औरत को कस्टर्ड के लिए कैसे परेशान करके रखा था। कहते हैं ना, हर बच्चों को अपनी माँ से ज़्यादा लगाव होता है, उनकी बनाई हर चीज़ फेवरेट होती है। ऐसा ही कुछ हाल क्रिस और त्रिश का भी था। आरोही उन दोनों को बड़े ही प्यार से बोली, आज मुझे एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड सेरेमनी के लिए जाना है, इसलिए आप दोनों बिल्कुल भी शैतानी मत करना। वो आंटी आएंगी तो उन्हें बिल्कुल भी परेशान मत करना, समझ गए मेरी बात? अगर मैंने एक भी कंप्लेंट सुन ली तो इतना ही कहकर वो चुप हो गई। दोनों बच्चे मासूम सा चेहरा बनाकर बोले, मम्मा यू डोंट वरी, हम उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। वैसे भी वो आंटी हमें परेशान करती थी, हमें तो बहुत ही मासूम और सीधे साधे बच्चे हैं। ये सुनते ही आरोही अपनी भवें चढ़ाकर बोली, मासूम और सीधे साधे, वो भी तुम दोनों? पता है तुम दोनों कैसे हो, मुझे ज़्यादा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं एक भी कंप्लेंट नहीं सुनना चाहूँगी, समझ में आई मेरी बात? और हाँ, रूम भी ज़्यादा बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। ये सुनते ही दोनों बच्चे एक दूसरे की तरफ देखे और फिर आरोही की तरफ पलके झपकाते हुए बोले, डोंट वरी मॉम, सब कुछ ठीक होगा। आरोही अपने दोनों बच्चों को गालों को सहलाई और उनके बैग्स लाकर उनसे बोली, अब तुम दोनों बैठकर स्टडी करोगे, अच्छे से स्टडी करना, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद तुम दोनों को वापस से अपना स्कूल कंटिन्यू करना है। तभी उसके बच्चे कुछ कहे जिसे सुनकर आरोही खुश हो गई। ये सुनते ही दोनों बच्चे आरोही से बोले, ओके मम्मा, हम दोनों अच्छे बच्चे की तरह रहेंगे। एक बार फिर से अपने दोनों बच्चों के गालों को सहलाते हुए माथे को चूम लिया। वो कबर्ड के पास जाकर अपने कपड़े निकालकर चेंजिंग रूम की तरफ जाकर कपड़े चेंज करने लगी। आरोही के जाते ही दोनों बच्चे आपस में हाई फाई करके मुस्कुराते बोले, आज भी मॉम जा रही हैं और हमें मस्ती करने का मौका मिलेगा, है ना भैया? क्रिस की तरफ मुस्कुराकर बोला। तब क्रिस बोला, ऑफ कोर्स। ये कहकर दोनों मुस्कुराने लगे। कुछ देर बाद आरोही रूम में आई और मिरर के सामने खड़ी होकर अपने बालों को सेट करने लगी। मिरर के जरिए वो देख रही थी कि उसके दोनों बच्चे उसे ही देखे जा रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। आरोही अपने दोनों बच्चों की तरफ देखकर बोली, व्हाट हैपेंड बेबी? तब उसके दोनों बच्चे मुस्कुराकर बोले, मम्मा यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। ये सुनकर आरोही मुस्कुराती हुई और प्यार से बोली, थैंक यू बच्चा। वो तुरंत उनके पास आकर उनके बुक्स निकलवा के उन्हें समझाने लगी। तभी रूम का डोर नॉक करने की आवाज़ आई। आरोही अपने दोनों बच्चों से बोली, लगता है वो आंटी आ गई हैं। ये सुनकर वो दोनों बच्चे होठों पर मुस्कान लिए एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। तभी आरोही डोर ओपन करने के लिए गई और सामने खड़े निखिल को देखकर बोली, तुम यहाँ कैसे? वो भी इतनी जल्दी तैयार हो गई क्या? ये सब पूछे जा रही थी, पर निखिल था कि आरोही को ऊपर से लेकर नीचे तक देखे जा रहा था। आरोही इतनी खूबसूरत लग रही थी कि निखिल अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। ये देखकर आरोही उसे घूरने लगी और उसके गालों पर एक चपत लगाकर बोली, क्या कर रहे हो तुम, होश में आओ। जैसे ही आरोही ने ये कहा, वो तुरंत होश में आया और बोला, सॉरी सॉरी, एक्चुअली ऐसी बात है ना कि तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मैं चाह कर भी नज़रें नहीं हटा पा रहा हूँ। आरोही ये सुनकर उसे घूरने लगी और बोली, स्टॉप इट, आई डोंट लाइक इट। निखिल ये सुनकर बोला, आई नो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, पर तुम्हें क्या ज़रूरत थी इतनी खूबसूरत लगने की? अब मेरी इसमें क्या ही गलती? जब तुम इतनी खूबसूरत सामने से दिखोगी तो मैं तो देखता ही रह जाऊँगा ना। आरोही निखिल को इग्नोर कर रूम में आ गए और निखिल भी उसके पीछे पीछे रूम में आ गया।
जब दोनों बच्चों ने निखिल को देखा तो बड़ी बड़ी कह के वे पीछे पीछे आ गए उसकी, और निखिल भी उन दोनों को अपने गले से लगा लिया और बड़े ही प्यार से बोला, और मेरे बच्चों कैसे हो? वो दोनों बच्चे बोले, आई एम गुड बडी, क्या आप भी मम्मा के साथ जा रहे हो? तब निखिल उन दोनों की तरफ देखकर हाँ में सिर हिलाकर बोला, ऑफकोर्स बेटा, मैं तुम्हारी मम्मा के साथ ही जा रहा हूँ। ये सुनकर बच्चे मुस्कुरा दिए। तभी एक बार फिर से डोर नॉक हुआ तो निखिल ने जाकर डोर ओपन किया। वहाँ पर एक केयर टेकर खड़ी थी जो उन दोनों बच्चों के लिए आई थी, और निखिल ने उसे अंदर बुलाया और आरोही उसे कुछ समझाती है। आरोही अपने दोनों बेटों को भी समझाते हुए लगभग डांटती हुए बोली, कोई शैतानी मत करना वरना मैं तुम दोनों को आज बहुत बड़ी पनिशमेंट दूंगी। ये सुनकर दोनों बच्चे शांत रह गए और हाँ में सिर को हिला दिया। आरोही निखिल के साथ रूम से बाहर आई। आरोही जैसे ही बाहर निकली अपना मास्क लगा लिया। निखिल आरोही को इस तरह से करता देख बोला, अब क्या फ़ायदा जब सारी खूबसूरती इस मास्क के अंदर ही छुपा दी? क्या होगा मेरा? ये लड़की तो हर वक्त मास्क लगाए रहती है, जस्ट लाइक मास्क गर्ल। वहीं आरोही निखिल की तरफ बिना देखे चलते हुए बोली, तुमसे कहा है कि अपने दिमाग के घोड़े कम दौड़ाया करो। तुम मन ही मन मुझे लेकर मत बड़बड़ाया करो, क्योंकि मैं तुम्हारी सब बातों को समझ जाती हूँ। जैसे ही आरोही ये कहती है तो निखिल चौंक जाता है और हैरानी से आरोही की तरफ देखने लगता है और फिर कहता है, तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं तुम्हारे बारे में ही बोल रहा था? आरोही तिरछी निगाहों से निखिल की तरफ देखी और आगे चलती हुई बोली, तुम मन में इतना तेज बोलते हो कि बाहर तक आवाज़ आती है। निखिल ये सुनता है और फिर खुद से बोलता है, मैं तो अपने मन में बोलता हूँ, इसे कैसे सुनाई देता है? और मन में तो कोई तेज नहीं बोलता है। इस तरह से बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ता है तो देखता है कि आरोही आगे बढ़ गई है। वो देखकर वो अपने कदमों को तेज कर आरोही के पीछे पीछे चल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ डच पूरी तरह से तैयार हो गया था, क्योंकि उसे भी अवार्ड सेरेमनी में जाना था और उसे तो स्पेशली बुलाया गया था क्योंकि वो हमेशा से नंबर 1 बिजनेसमैन का अवार्ड पाते आया है। इसलिए उसे इस बार भी स्पेशल रूप से बुलाया गया है। उसके साथ जाने के लिए रोनिका भी बिल्कुल तैयार थी। उसने रेड कलर का शॉर्ट ड्रेस पहन रखा था जिसमें उसकी लंबी लंबी टांगें साफ दिखाई दे रही थी। उसके ड्रेस का नेक भी काफ़ी डीप था और ड्रेस भी काफ़ी रिवेलिंग थी। उसने बालों को खुला छोड़ रखा था और चेहरे पर भर भर करके मेकअप कर रखा था। रोनिका खुद को शीशे में निहारते हुए बोली, बस दस, आज की रात मैं तुम्हें आज अपना बना लूँगी। उसने बहुत कुछ सोच रखा था। उसने पूरा प्लान कर लिया था कि आज वो दज को छोड़ेगी नहीं। अब उसने क्या प्लान बनाया था यह आगे चलकर पता चलेगा। वो मुस्कुराते हुए अपने होठों पर डार्क कलर की लिपस्टिक लगाई और अपने पर्स को कैरी करते हुए रूम से बाहर निकली। वो रूम से बाहर आकर तुरंत दज के रूम की तरफ बढ़ गई। वो दज के रूम में बाहर जाकर डोर को नॉक किया तो दज के ने डोर ओपन किया। दज जो कि पूरी तरह से रेडी था तो रोनिका की नज़रें उस पर ही टिक गईं। वो दज को हवस भरी नज़रों से ऊपर से नीचे तक देख रही थी। दज उसे देखकर बोला, आर यू रेडी? ये सुनते ही रोनिका हड़बड़ाते हुए बोली, या ऑफ कोर्स। ये कहकर वो तुरंत आगे बढ़ी। तब दज भी रूम का डोर लॉक कर रोनिका के साथ आगे बढ़ गया। रोनिका तुरंत आगे बढ़कर दज के हाथों को पकड़ ली। दज को इस वक्त बहुत तेज गुस्सा है, पर उसने खुद को कंट्रोल किया और धीरे से रोनिका के हाथों को हटा दिया। ये देखकर रोनिका को अच्छा नहीं लगा, पर एक बार फिर से दज की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा ली। दज चाह कर भी कुछ नहीं बोला और चुपचाप चलता रहा। कुछ देर बाद एक बड़े से हॉल में सभी लोग अवार्ड सेरेमनी के लिए इकट्ठा हुए। वहाँ एक से बड़े एक बिजनेसमैन जो अवार्ड पाने की उम्मीद में इकट्ठा हुए थे। ये तो नहीं हो सकता है कि सभी को अवार्ड मिले, क्योंकि मिलना तो सिर्फ एक या दो को ही है। सभी लोग खुद को मेंटेन करके आए थे। कुछ तो ऐसे लोग थे जो अवार्ड के लिए नहीं, फैशन शो करने आए थे। लड़कियां तो दज खन्ना का नाम सुन चुकी थी और उनसे मिलने के लिए आई थी। वो चाहते थे कि एक बार दज उनकी तरफ देख ले और उनकी खूबसूरती का दीवाना होकर के उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। काफ़ी लड़कियां दूर दूर से यहाँ से आई थी और लड़के इस उम्मीद में आए थे कि आखिर दज खन्ना में ऐसा क्या है जिसे देखने के लिए लड़कियां इतनी पागल हो रही हैं। इस कारण वो सभी लड़के दच से जलन की भावना रखे हुए थे। वहीं दच और रोनिका हॉल में एंटर की। सभी की नज़रें उन्हीं दोनों पर जाकर टिक गई। रोनिका जो कि अपने आप को ज़्यादा खूबसूरत दिखा रही थी, वो और लड़कियों को देखकर दच से और भी ज़्यादा चिपक रही थी। दच गुस्से से तिरछी नज़र करके उसकी तरफ देखता है और फिर सर को झटक कर सामने की तरफ देखने लगता है। सारी लड़कियां तो बस
दच को लालच भरी नज़रों से देख रही थी, चाह रही थी कि दच सिर्फ एक बार उनकी तरफ देख ले। और सब रोनिका को उसके साथ में देखकर चल भी रहे थे, और लड़के रोनिका की तरफ देख ही रहे थे क्योंकि उसने ऐसी ड्रेस पहनी थी जो काफ़ी रिवीलिंग थी, जिसे देखकर कोई भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। दच सभी को इग्नोर करके आगे बढ़ा और फर्स्ट रो में उसकी सीट लगी हुई थी, वो उस पर जाकर बैठ गया। रोनिका भी उसके बगल में जाकर बैठ गई। वहाँ अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट होने वाला था। वहाँ पर एंकर जाकर सबसे पहले दच और रोनिका की तरफ देखा और उन्हें ग्रीट किया, फिर सभी से इंट्रोड्यूस करवाया। वो एंकर एक लेडीज़ थी। वह एंकर बोली, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ अवार्ड दिया जाने वाला है और इस सेरेमनी के लिए सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं आप सभी को बता दूं, पिछले साल जिसने अवार्ड जीता था वो दच खन्ना यहाँ आ चुके हैं। सो प्लीज़ गिवन फॉर दच खन्ना। ये सुनते ही सभी तेज तेज क्लैपिंग करने लगे। हाल में चारों तरफ तालियों की आवाज़ गड़गड़ा रही थी, जिसे सुनकर दच सबकी तरफ देखा और फिर सामने की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे और रोनिका का उसका छूना इरिटेशन महसूस करा रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। दोस्तों, अब कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है, तो आप लोग एक भी पार्ट मिस मत करिएगा और कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा, तभी आप लोगों को कहानी में मज़ा आएगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग अपना प्यार और सहयोग ऐसे ही बनाए रखें और कहानी के प्रति अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।